This is the lecture number 2 of amalgamation of companies. We did the first lecture yesterday. ठीक है. First of all, a very happy Saraswati Puja to each one of you. बहुत जरूरत है आप लोग को. चलिए, on that note, first point जो हम लोग ने पढ़ा था वहां से रिकैप करते हैं. अमालगमेशन का मतलब है जब दो या दो से ज्यादा कंपनी बंद होके, जब दो या दो से ज्यादा कंपनी बंद होके एक नया कंपनी बनता है, ठीक है, टू टेक ओवर दैट कंपनी, देन दैट इज कॉल्ड एज अमालगमेशन. मतलब ए और बी मिलके क्या बन रहे हैं? सी. दैट इज अमालगमेशन. ए घुस गया है किसके अंदर? ए और बी किसके अंदर मिल गया है? सी के अंदर. क्या यहाँ तक क्लियर है? अब दूसरा केस था, जब दूसरा केस ये था जब ए और ए किसको खरीद रहा है? बी को. या बी किसको खरीद रहा है? ए को. जब एक कंपनी दूसरा कंपनी को एक्वायर करता है, देन इट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन. और जब एक कंपनी अपने आप को रिस्ट्रक्चर करके एक नया कंपनी बनाता है, मतलब एक नया कंपनी बनता है जस्ट टू टेक ओवर दी जो लॉसेस वाला कंपनी है, देन दैट इज कॉल्ड एज रिकंस्ट्रक्शन. अब ये तीनों हम लोगों के लिए अकाउंटिंग करते समय एक ही मतलब है, तो तीनों का अकाउंटिंग सेम होगा, पर अकाउंटिंग के मेथड्स कितने हैं? दो. अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज. पता नहीं आप समझा है? हाँ या ना? तो फिर हम लोगों ने डिफाइन किया था रोड मैप. तो ए और बी मिलके क्या बन रहा है? सी. या बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मानो बी ए को खरीद, आप लोग ऐसे बोलेगा तो इजी रहेगा. बी किसको खरीद रहा है? अगर बी ए को खरीद रहा है तो ए का बिजनेस अब किसका हो? थोड़ा सा स्मार्टनेस में ज्यूम करूंगा कि अगर ए का बिजनेस बी का हो गया है, मतलब ए का जितना भी एसेट्स एंड वो सब भी किसका हो गया? बी का. हाँ या ना? बी इसके बदले विल मेक अ पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ ए. दिस पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ ए इज कॉल्ड एज परचेज. जिसको निकालने का मेरे तो दो ही मेथड है, लोग बोलने के लिए तीन बोल देते हैं, पर पहला वाला मेथड का नाम क्या था? तो वो कोई मेथड थोड़ी है भाई. तो बाकी दोनों का बात कर लेते हैं. एक है नेट एसेट और एक है P. पहला प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? नेट पहला प्रेफरेंस नेट पेमेंट मेथड को दिएगा, उसके बाद किसको देगा? फिर से मैं बोलता हूं, आप लोग शायद कंफ्यूज हो अभी भी. जब two or more companies are wound up, पूरा नोट्स पढ़ रहे, two or more companies are wound up and a new company is formed to take over their business. There are कितने कंपनीज इन्वॉल्व? तीन. ए और बी हट गया और एक नया कंपनी क्या आया? सी. एब्जॉर्प्शन. एक एग्जिस्टिंग कंपनी को टेक ओवर कर लिया है. हाँ या ना? कोई पुराना कंपनी टेक ओवर कर लिया है, मतलब बी ने किसको खरीद लिया? ए को. ठीक है यहां तक? In this case, a newly formed company takes over the business of an existing company. Only two companies are involved. फिर एग्जांपल दिया था ए एंड बी एमालगेमेट हो गया टू फॉर्म कंपनी क्या? सी. तो ए और बी को बोलेगा ट्रांसफरर, सी को क्या बोलेगा? ट्रांसफरी. दिस इज कॉल्ड एज अमालगमेशन. कंपनी ए इज टेकन ओवर बाय कंपनी बी, तो कंपनी ए इज कॉल्ड एज द transfer and company B is called as it is called as absorption. Company A has been suffering from क्या? Losses. तो हमने एक नया कंपनी फ्लोट अराउंड किया विद द नेम ऑफ व्हाट? बी. अब ये बी ने क्या किया? किसको खरीद लिया? ए को. तो ए इज द ट्रांसफरर कंपनी, बी इज द ट्रांसफरी कंपनी, एंड दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. अब एवरी टाइप ऑफ अमालगमेशन में द एसेट्स एंड द लाइबिलिटीज ऑफ व्हिच कंपनी आर ट्रांसफर्ड टू द किस कंपनी को? Hence, for accounting purpose, it becomes irrelevant whether it is amalgamation or absorption or external. क्योंकि सब में तो बिजनेस ही खरीदा जा रहा है. एक धंधा बंद हो रहा है, एक नया धंधा बन रहा है. धंधा मतलब बिजनेस. तो वेन एवर ए और बी खत्म होके सी बन रहे, तो ए और बी का सारा एसेट और लाइबिलिटी अब किसका हो गया? सी का. जब ए को बी ने खरीद लिया तो ए का सारा एसेट लाइबिलिटी किसका हो गया? बी का. तो रोड मैप में टोटल कितने टॉपिक्स है? तीन. कैलकुलेशन ऑफ क्या? परचेज कंसिडर, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर एंड वेंडर, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर. ट्रांसफरी को वेंडी भी बोलते हैं, अगर ऐड करना है तो वेंडर वेंडी ऐसा बोला था.
तो गाइस रोड मैप का चर्चा हो रहा था. पॉइंट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ क्या, सेकंड इज अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ क्या, वेंडर, एंड थर्ड इज अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ एंड वेंडी. ठीक है यहाँ तक. व्हाट डू वी मीन बाय परचेज कंसिडरेशन, याद करना बहुत इंपॉर्टेंट था. जो पेमेंट ट्रांसफरी शेयर होल्डर्स या ओनर्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी को करता है, दैट इज कॉल्ड एज परचेज कंसिडरेशन. इट कैन बी डन इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, कैश, डिबेंचर्स, एसेट्स. याद रखना, अगर ट्रांसफरी अगर ट्रांसफरर कंपनी का डिबेंचर होल्डर को कुछ पेमेंट करता है तो वो परचेज कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा. अब परचेज करने के दो मेथड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेट एसेट्स मेथड, नेट पेमेंट मेथड. पहला प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी. ठीक है यहाँ तक. अब नेट पेमेंट मेथड में वो आपको लाइन वाइज बता देगा कि मैंने इक्विटी को कितना पे किया है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना पे किया. ये जो पेमेंट है ये कोई भी तरीके से हो सकता है, कैश, शेयर, डिबेंचर, कोई भी तरीके से हो सकता है. रिपीट करना है, क्लियर है. अब देखते हैं अगला वाला अगर दिमाग क्लिक करता है. नेट एसेट्स के अंदर वो आपको ये नहीं बताएगा कि लाइन वाइज किसको कितना कितना पेमेंट की. वो आपको ये बताएगा कि हम एसेट्स और लाइबिलिटी इस वैल्यू पे टेक ओवर कर रहे हैं, तो प्लीज अप्लाई द फॉर्मूला एसेट्स माइनस लाइबिलिटी. अगर समझ में आ गए तो इजी रहेगा 100%. तो फिर हम लोगों ने एक एग्जाम्पल भी कर दिया था जिसमें एस लिमिटेड इज एब्सॉर्ब बाय क्या. हमको लगा आप लोग रिप्लाई कर लेगा यार. तो कौन किसको खरीद रहा है, पी लिमिटेड किसको खरीद रहा है, एस लिमिटेड. तो पी लिमिटेड इज द ट्रांसफरी, एस लिमिटेड इज द. ठीक है. और इन्होंने लाइन से बताया था कि हम लोग प्रेफरेंस को इतना दे रहे हैं, इक्विटी को कितना दे रहे हैं, और जो डिबेंचर को दिया था हमको उससे कोई मतलब नहीं था, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग व्हाट गाइस, परचेज कंसिडरेशन बाय व्हिच मेथड. ये मेरा टीचर. क्या यहाँ तक क्लियर है? तो हाँ बोल दीजिए, कोई डाउट, कोई दिक्कत. आज अपन सेकंड मेथड में चर्चा करेंगे, एंड द नेम ऑफ द मेथड इज व्हाट, नेट एसेट्स मेथड. आज की क्लास में दो एग्जांपल्स करेंगे. रिपीट कर रहा हूं, आज की क्लास में दो एग्जांपल्स करेंगे ऑन द नेट एसेट्स मेथड. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. अब आगे का एक बार फ्लो बनाने के लिए आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड दिस. कितने मेथड से परचेज कंसिडरेशन निकालनी, हमको दो ही बोला करो. क्या क्या दो है, नेट पेमेंट मेथड और नेट एसेट्स मेथड. ये दोनों मेथड है. ये परचेज कंसिडरेशन निकालने के बाद हमको दो जन का बुक्स बनाना है. One is the accounting in the books of the old company. One is the accounting in the books of the new company. यही तो होगा. अब ओल्ड बुक का कंपनी तो ओके नॉर्मल होगा, पर जो न्यू कंपनी का बुक बनेगा, न्यू कंपनी का जब बुक बनेगा तब आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा, इज इट वेदर द अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर या अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज. मतलब ये जो दोनों पॉइंट है, ये दोनों का डिबेट कौन सा बुक में अराइज होगा, न्यू कंपनी, नॉट इन द बुक्स ऑफ ओल्ड का. ओल्ड कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता मर्जर या परचेज, क्योंकि तो बंद हो रहा है. क्या फर्क पड़ना है, फर्क किसके बुक्स को पड़ता है, नया काम. I thought you'll understand. So when we will start the lecture number 2, एक समरी लिख देते हैं छोटा सा. हम लोग लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, मेकिंग यू राइट अ स्मॉल समरी so that everyone can get the flow of it. X limited, Y limited. X लिमिटेड का जो बिजनेस है, it has been taken over by Y limited. X लिमिटेड का बिजनेस has been taken over by Y लिमिटेड. को बता सकते कौन सा केस है वैसे, आप लोग बोल देगा यार, श्योर है आप लोग? तो ये क्या केस है, मैं वापस से पूछ रहा हूँ. X limited has taken over the business of क्या guys? So it is a case of what I'm asking you. It is a case of absorption. अब X limited in return Y limited को पेमेंट करेगा. X limited Y limited को रिटर्न में क्या करेगा, सॉरी Y X को पेमेंट करेगा. Y limited X limited को पेमेंट करेगा. This payment is called as purchase consideration. ठीक है क्या, हाँ या ना?
तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ, ये जो परचेज कंसिडरेशन है इसका ब्रॉडली दो तरीके अगर कोई बोलना चाहेगा तो नेट एसेट्स एंड नेट पेमेंट। पहला प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा? सर ओके गाइस, आर यू क्लियर? आई एम आस्किंग यू, कोई डाउट है? बोला नहीं आप लोग, डाउट है? सेकेंड, कौन सा कंपनी इज द ट्रांसफरर कंपनी? स्लो हो गया, आप लोग कल बेटर रिप्लाई करा था यार। कौन सा कंपनी इज द ट्रांसफरर कंपनी? याद है सबको? ये जो एक्स लिमिटेड है इसका धंधा तो गया, तो मतलब इसका सारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैज बीन टेकन ओवर बाय द वाई लिमिटेड। मतलब एक्स तो गया, एक्स तो गया बिकॉज इसका एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैव बीन टेकन ओवर बाय। ठीक है, तो बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड will be closed. Books of X Limited will be closed. Books of X Limited will be closed. तो X Limited का बुक्स को बंद करने के लिए, X Limited का बुक्स को बंद करने के लिए we prepare certain accounts ताकि उसका बुक्स बंद हो जाए। किसका बुक्स बंद हो जाए? हम लोग पहला अकाउंट जो बनाते हैं, ये नाम अपने जिंदगी में शायद कभी सुना होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। So whenever a company books are closed, so we prepare a ledger called as क्या? Realization account. तो पता है जितना भी एक्स लिमिटेड का एसेट्स एंड लाइबिलिटीज होगा, जितना भी एक्स लिमिटेड का एसेट्स एंड लाइबिलिटीज होगा, all of that will be transferred to which account? सेकेंड चीज, जितना भी इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगा, वो रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, क्योंकि रियलाइजेशन में क्या जाएगा? एसेट्स एंड आउटसाइड। तो इमेजिन करो आपको एक्स का बैलेंस शीट दिया हुआ है, वोंट यू गाइस, आपका सा इमेजिनेशन, किसका बैलेंस शीट दिया हुआ है? एक्स का। क्या वो कंपनी रह रहा है या बंद हो रहा है? जितना भी एसेट्स और आउटसाइड एक्स का, वो ऑल ऑफ दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू द, वो निपट गया हमारा, समझ गया? पर जो ओनर का पैसा है, शेयर कैपिटल, क्या वो रियलाइजेशन में जाएगा क्या? वो कहां जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अलग लेजर बनेगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एक अलग लेजर बनेगा। और तीसरा चीज सुनिएगा, कैश या बैंक भी रियलाइजेशन में नहीं जाता, क्योंकि अब जब रियलाइज करा तो कुछ ना कुछ तो रुपया मिलते रहेगा, तो उसका हिसाब हम लोग एक अलग से लेजर में करते हैं, कैश एंड बैंक। तो whenever the books of X Limited will be closed, so the entire balance sheet of the X Limited will be transferred. The entire balance sheet of the X Limited will be transferred to which account? Realization account. इक्विटी शेयर कैपिटल का अलग से लेजर बनेगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अलग से लेजर बनेगा, कैश और बैंक का अलग से लेजर बनेगा। तो दिस इज हाउ वी विल क्लोज द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। इसका अकाउंटिंग करना मेरे को आपको सिखाना है, मैंने सिखाया नहीं, मैंने थॉट प्रोसेस बिल्ड करना स्टार्ट किया है। तो आप बताइए कौन किसको खरीद रहा है? एक्सपेक्ट अ प्रॉपर रिप्लाई। वाई ने एक्स को खरीदा है, तो एक्स का सारा एसेट्स एंड लायबिलिटी हैव बीन टेकन ओवर बाय वाई लिमिटेड। तो वाई लिमिटेड विल मेक अ पेमेंट, द पेमेंट दैट विल बी मेड विल बी कॉल्ड एज परचेज कंसीडरेशन, ईदर बाय नेट एसेट्स मेथड, नेट पेमेंट मेथड। ये बात सबको समझ आने लग गया है? आना कोई दिक्कत? पक्का? इसके आगे का चर्चा। अब ये जो बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड क्लोज होगा, ठीक है, इसको क्लोज करने के लिए कुछ लेजर्स बनेंगे। सारा एसेट और आउटसाइड लायबिलिटी कहाँ चला गया? फिर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल का लेजर बनेगा, और कैश और बैंक का लेजर बनेगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत? और भी तो एक जनरल बुक्स बनेगा। बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड, बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड, it will be either in the nature of merger or either in the nature of क्या? परचेज। तो ये डिसाइड करेगा कि वाई लिमिटेड का बुक कैसा बने। पता नहीं आप समझा या नहीं?
तो अभी मैं कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहूंगा नया कंपनी का बुक्स कैसे बनेगा, क्योंकि उसके लिए मेरे को दो मेथड्स पे ध्यान देना पड़ेगा। वन इज द नेचर ऑफ मर्जर और द नेचर ऑफ परचेस। अब एग्जाम प्रीडोमिनेंटली नेचर ऑफ परचेस के ऊपर क्वेश्चन देता है, नेचर ऑफ मर्जर के ऊपर कम आता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ज्यादा क्वेश्चंस किसके ऊपर मिलेगा अपने को, नेचर ऑफ परचेस के। हम लोग का सब लोग क्लियर है यहाँ तक 100%? कोई डाउट है? पूछ रहा है आपसे, डाउट है? तो ये समरी क्लियर है आप लोग को, हाँ या ना? अब हेडिंग डालिएगा, नेट एसेट्स में। हम लोग नेट पेमेंट के ऊपर और भी सम्स करेंगे, पर जानबूझ के पहले मैंने एक नेट पेमेंट का एक सम करवा दिया, क्योंकि आज जब सम करेंगे ना तो आपको नेट पेमेंट और नेट एसेट पे क्लैरिटी तभी आएगा जब एक बार नेट पेमेंट बैक ऑफ द माइंड किया हुआ है, तब जाके आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो पता चला आप एग्जाम में कंफ्यूज हो गया कि वेदर इट इज नेट पेमेंट और नेट एसेट, तो फिर तो प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि पहला स्टेप ही गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, नेट एसेट्स मेथड, एनीवन वुड हियर लाइक टू गेस द फॉर्मूला ऑफ नेट एसेट्स? सन्ड्री एसेट्स माइनस, देखिए हम लिख रहे हैं sundry assets at agreed value। तो एक्स लिमिटेड का सारा एसेट्स वाई ने ले लिया है, तो sundry assets at what value? रिप्लाई नहीं आया आप लोग, एग्रीड है। और बैलेंस शीट में क्या वैल्यू होता है? बुक वैल्यू। अगर क्वेश्चन बताता नहीं है कि वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड को कितना पे खरीद रहा है, तो विल अज्यूम इट इज डन एट व्हाट वैल्यू? बुक वैल्यू। पर अगर वो बता रहा है कि नहीं नहीं हम लोग खरीद रहा है इतना रुपया में, तो हम लोग वो लेगा, तो देन विल बी कॉल्ड एज सन्ड्री एसेट्स एट व्हाट वैल्यू? ठीक है, अब इसमें हम लोग प्लस करेगा गुडविल। अगर वाई लिमिटेड एक्स को खरीद रहा है तो वो एक्स का नाम का भी तो रुपया देगा, क्योंकि वाई एक्स का सब खरीद रहा है, सारा एसेट लाइबिलिटी खरीद रहा है, तो उसका नाम भी तो खरीद रहा है, एंड दैट नेम इज कॉल्ड एज गुडविल। अभी इंटरेस्टिंग कुछ बोलने वाला, या तो ये एक्स लिमिटेड का गुडविल का अमाउंट बता देगा, या बोलेगा गुडविल निकाल के दिखा, इधर बाय एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन। अब कौन सा मेथड लगेगा गुडविल निकालने के लिए, वो आपको क्वेश्चन बताएगा। तो जब बताएगा तब वो मेथड में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो गुडविल या तो दिया हुआ रहेगा, या यू विल हैव टू कैलकुलेट गुडविल बाय बचपन के तरीके जिससे हम लोगों ने गुडविल कैलकुलेट किया है। क्या क्या है बचपन का तरीका? सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन। ठीक है, तो सन्ड्री एसेट्स एट व्हाट वैल्यू प्लस क्या? गुडविल माइनस sundry liabilities, minus sundry liabilities, including debentures। याद है ना, डिबेंचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन गाइस, इट इज अ लाइबिलिटी। तभी तो यहाँ माइनस हो रहा है, क्योंकि परचेज कंसिडरेशन का मतलब है जो रुपया हम ओनर को पे करते हैं। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, डिबेंचर माइनस होगा क्योंकि इट इज नॉट अ पेमेंट टू द ओनर। अरे डिबेंचर इज अ वो लाइबिलिटी, तो मैं सारा लाइबिलिटी हटाऊंगा ना, ताकि जो रुपया ओनर को दे रहा है वो निकल सके, और ओनर को जो रुपया देता है उसी को क्या बोलता है? परचेज कंसिडरेशन। अब नहीं समझा हम क्या बोलते हैं? आर यू गाइस श्योर? अरे जब मैंने नेट पेमेंट मेथड निकाला था तो मैंने वहां से डिबेंचर को इसके लिए हटाया था, बिकॉज आई वांट टू नो व्हाट इज द पेमेंट दैट आई एम मेकिंग टू द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे भी तो मैं डिबेंचर को हटाऊंगा ना, क्योंकि मेरे को ये जानना है कि ओनर को कितना रुपया दूं मैं। नहीं समझा अभी भी? गाइस, आर दी डिबेंचर्स दी ओनर्स ऑफ द कंपनी? हम आपसे एकदम इससे बेसिक क्या पूछे भाई, क्या डिबेंचर ओनर है क्या? इट इज अ व्हाट? लाइबिलिटी। उसके लिए वो पीसी में नहीं आएगा। व्हेन वी आर डूइंग बाय व्हिच मेथड? नेट पेमेंट मेथड। और नेट असेटमेंट में लाइबिलिटी में डिबेंचर माइनस होगा, बिकॉज डिबेंचर इज अ व्हाट? लाइबिलिटी। इससे जो आएगा दैट इज योर व्हाट?
क्लियर है तो हाँ बोल दीजिएगा। विदाउट कोई दिक्कत। अब परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट क्या क्या तरीके से हो सकता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है। अगर आप बोल दोगे तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो। दिस आर द वेज थ्रू वेज हम लोग ये पेमेंट करते हैं। तो नेट एसेट मेथड अगर मेरे से कोई पूछ रहा है तो सिंपल भाषा में, सन्ड्री एसेट्स एट व्हाट वैल्यू, एग्रीड, प्लस क्या गुडविल, माइनस क्या सन्ड्री लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग क्या डिबेंचर्स। हम लोग का आप लोग के लिए, आप लोग समझा हम क्या बोल रहे हैं। तो नेट पेमेंट मेथड में और नेट एसेट को प्लीज क्लियर इमेजिनेशन करो। नेट पेमेंट का मतलब है जो पेमेंट में इक्विटी को कर रहा हूँ और जो पेमेंट में प्रेफरेंस को कर रहा हूँ, ये डायरेक्टली बता दिया जाएगा। पर जब ये नहीं बताया कि एग्जैक्ट व्हाट इज द अमाउंट दैट यू आर पेइंग टू इक्विटी शेयर होल्डर, एग्जैक्ट व्हाट इज द अमाउंट दैट यू आर पेइंग टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इन दैट सिनेरियो वी विल बी यूजिंग विच मेथड, नेट एसेट्स मेथड। नेट एसेट का फॉर्मूला है sundry assets plus goodwill minus sundry liabilities. We will arrive at purchase consideration, which can be paid either by way of cash, shares, debentures, assets. Sundry liability में क्या include कर लीजिए, because debenture is a liability. ठीक है, अब लिखिएगा important points. Important points. Number one, अगर किसी को बैलेंस शीट का कंपनी का फॉर्मेट थोड़ा बहुत याद है तो it shall be a great help when we begin with this. Can someone tell me balance sheet का पहला heading of the company क्या होता है? That's a main heading like the balance sheet. I'm not concerned. उसके अंदर का पहला heading अगर लिखना मत एक तो पहले सुन लो आराम से। शेयर होल्डर्स फंड, इसके अंदर नंबर है, ठीक है। जिनको याद नहीं आप देखते जाइए, लर्न होते जाइए। क्या यहाँ तक नंबर सी एक डिफिकल्ट आइटम होता है, money received against shareholders, money received against, सही है यहां तक। सेकेंड आइटम होता है शेयर एप्लीकेशन मनी। डू यू एग्री विद दिस, हाँ या ना। नंबर थ्री होता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज, इसके अंदर का मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है क्या। अब यहां से यहां तक जो है ना, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट तक, दे ऑल आर ओनर्स फंड। तो जब तुम नेट एसेट मेथड करे तो ये वाला चीज माइनस नहीं होगा, बिकॉज दिस इज नॉट एन आउटसाइड लाइबिलिटी। तभी तो मैं हमेशा नेट एसेट का फॉर्मूला बोलता हूं, एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। ये आउटसाइड लाइबिलिटी थोड़ी है यार, ये तो ओनर का पैसा है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट का मतलब है एप्लीकेशन का रुपया मिल गया, खाली क्या देना बाकी है, शेयर का, शेयर देना बाकी। जैसे शेयर देगा वो ओनर बन जाएगा। तो ये सारा किसका पैसा है, प्लीज लर्न करने का मत सोचिएगा, समझिए क्या बोल। इतना बड़ा चैप्टर अगर आप लर्न करोगे तो प्रॉब्लम होगा आपको हर जगह, कितना लर्न कर लोगे भाई। तो लाइबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉन्ट एंड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये किसका पैसा है। पर नॉन करंट लाइबिलिटी एंड दिस आर व्हाट लाइबिलिटीज। तो जब मैं नेट एसेट्स मेथड करूंगा और मैं उसमें से लाइबिलिटी माइनस करूंगा, तो आई विल टेक विच लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटीज, एट विच वैल्यू,
और नहीं दिया है, that means if the question is silent, we will take it at which value? ये मेरा assumption. आई होप आपको ये अंडरस्टैंडिंग आया है मैंने क्या बोला है। हम चाहते हैं जब सम में जाए तो आपका दिमाग ज्यादा चले। क्या यहां तक क्लियर है? हम रुक गए आप लोग के लिए, आप लोग समझा है? श्योर? तो गाइस व्हाट आर द टू मेथड्स? आई एम नॉट गेटिंग दैट कॉन्फिडेंस लेवल बेटर था आप लोग। क्या क्या दो मेथड है? नेट एसेट मेथड, नेट पेमेंट। नेट पेमेंट में वो बता देगा व्हाट इज पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर, व्हाट इज पेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। बिकॉज परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है द अमाउंट which is paid to the owners of the transferor company. The owners of the transferor company, ओनर को जो पेमेंट करते हैं उसका चर्चा हो रहा है। जो पेमेंट हम लोग ओनर्स को कर रहे हैं उसका चर्चा हो रहा है। समझ गया? अब नेट एसेट मेथड में क्या करें? अब एक लॉजिक समझना, वाई ने किसको खरीदा? तो भाई एक्स आदमी को थोड़ी खरीदा है, एक्स का कंपनी को खरीदा है। कंपनी खरीदना मतलब एसेट और लाइबिलिटी खरीदना। तो एक्स का सारा एसेट आ गया, उसका नाम आ गया, दैट इज गुडविल। और क्या माइनस कर देगा? लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटी में कौन सा लाइबिलिटी लेना? दैट मींस नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। वी विल नॉट टेक शेयर होल्डर्स फंड एंड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलाउ, क्योंकि ये किसका पैसा? हम यही बोलना चाहते हैं। 100%। कोई डाउट है इसके अंदर? आपसे बातचीत हो रहा है? नहीं है? ठीक है, इसको पहले कॉपी कर लीजिए। कोई बात समझ में आया है या नहीं आया? वैसे कुछ भी नहीं है तो प्लीज पूछो उसी टाइम पे। हाँ, चैप्टर बड़ा है, जब 10 क्लास चैप्टर, तो अब पीछे जाने का ऑप्शन नहीं होगा वंस यू गो फॉरवर्ड हियर। 10 से 11 क्लासेस लगेगा एटलीस्ट चैप्टर कंप्लीट करने में पूरा। आई नीड अ रिस्पांस। सबका हो गया यहाँ तक? व्हाट डू यू वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड इज दिस, नेट एसेट्स का फॉर्मूला क्या? प्लीज हेल्प जरूर करिए। सन्ड्री एसेट्स प्लस गुडविल माइनस सन्ड्री लाइफ माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। क्या क्या दो चीज नहीं आएगा? कौन सा दो हेडिंग्स नहीं आएगा? मनी पेंडिंग अलाउ। ठीक है, यहाँ तक हम आप लोग से बात कर रहे हैं। बाकी बैलेंस शीट के अंदर जो भी आइटम नॉन करंट लाइबिलिटी या करंट लाइबिलिटी में लिख के दे वो सब सब लाइबिलिटी है, वहां बुद्धि मत लगाइएगा।
चलो थोड़ा सा एक चीज है, कुछ कुछ चीजें इंटर में हम लोग एज्यूम करते हैं कि आपको पता है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा आगे पढ़ाना। एक में बता, एक केस क्या होता है, जब मेरे को एप्लीकेशन का रुपया मिल गया पर मेरे को शेयर्स देना बाकी, दैट इज कॉल्ड एज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉट। ये ओनर का पैसा, इट इज नॉट अ लाइबिलिटी। पर एक केस होता है जब एप्लीकेशन का रुपया आ गया पर मैं उसको शेयर्स नहीं देने वाला हूं, दैट मीन्स उसका एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड। तो जो एप्लीकेशन का रुपया आया है वो मेरे को उसको रिफंड करना पड़ेगा। शेयर एप्लीकेशन मनी पेएबल अगेन, मतलब पेएबल टू द शेयर होल्डर। इट इज नॉट अ ओनर का पैसा, इट इज अ लाइबिलिटी। शेयर एप्लीकेशन मनी विच इज टू बी रिफंडेड इज अ लाइबिलिटी, बट शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट तो फिर तो वो ओनर बन जाएगा, तब इट इज इट इज एन ओनर का पैसा, तब वो आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं, तब शेयर होल्डर फंड है। तो लिखिएंगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर क्या बनेगा, 2। ये आपने बुलेट बुलेट जो भी लिखना है कर लो, बुलेट देके चला देते कंफ्यूजन। शेयर एप्लीकेशन मनी which shall be refunded, शेयर एप्लीकेशन मनी which shall be क्या, शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी which shall be dash, sorry I'm really sorry, it shall be an, it shall be an outside liability. Share application money which shall be refunded, it shall be an, share application money which shall be refunded, it shall be an what liability. अब और क्लियर, हम तो खाली पॉइंट्स बता रहे हैं जो जो आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या ये क्लियर है क्या? तो बताइए सन्ड्री लाइबिलिटी में कौन सा लाइबिलिटीज लेगा? लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी एट विच वैल्यू? If that is not given, then we will take it at the book value. The question is, we share application money, which shall be क्या? It shall be a what liability also. Yeah. अगला. The following items are not reserves. They are liability. The following items are not reserves. They are क्या? Liability. तो जो आइटम्स के मैं नाम बोलने वाला हूं, मैं इन लोग को ये मान रहा हूं कि दे आर नॉट रिजर्व्स, दे आर क्या? लाइबिलिटी। आपके साथ चर्चा भी होगा और आपको बहुत कुछ आता भी हो। नंबर ए, ईपीएफ। कैन एनीवन गिव मी द फुल फॉर्म ऑफ ईपीएफ? आप लोग सबको पता होगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज अ क्या? लाइबिलिटी, क्योंकि तो एम्प्लॉय का पैसा है, इट इज नॉट अ रिजर्व। पर बहुत लोग इसको रिजर्व मानता था बचपन के दिनों में भी, क्लास 12 में भी, ठीक है। पर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज नॉट अ रिजर्व, इट इज अ व्हाट? लाइबिलिटी, बिकॉज इट इज पेएबल टू द एम्प्लॉय। नंबर बी, प्रोविजंस। यार इतना तो पता होगा सबको, जितने भी प्रोविजंस है ऑल ऑफ दैट आर व्हाट? लाइबिलिटी। सही है यहाँ पे। नंबर सी, एनी आइटम फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉइज, जैसे ईपीएफ था ना, वैसे एनी आइटम फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉइज पेएबल either during their working time or at the time of retirement. Any item for the benefit of the employees payable either during the working time or at the time of क्या? Time. इसका एग्जाम्पल है ग्रेचुइटी फंड्स,
तो ये सब आप लोग टैक्स में काफी डिटेल में पढ़ोगे, एक एक चीज। टैक्स में एक चैप्टर आएगा फर्स्ट हेड ऑफ इनकम, दैट इज कॉल्ड सैलरी। उसके अंदर काफी डिटेल में आप एक एक आइटम्स पढ़ोगे। तो दी फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट, योर रिप्लाई विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। दी फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट, दे आर क्या, लाइबिलिटी। नंबर ए, employee provident fund. Number B, provision. Number C, any item for the benefit of the employees payable either during the working time or at the time of retirement. Dash, क्या बोला मैंने? नंबर डी, ये सब रिजर्व नहीं है गाइस, ये सब क्या है, लाइबिलिटी। तो ये सब माइनस होगा। प्लीज समझिए, रिजर्व ओनर का पैसा है तो वो नेट एसेट में माइनस नहीं होता है, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। तो आउटसाइड लाइबिलिटी तो माइनस होगा, और ये सब क्या है, आउटसाइड लाइबिलिटी, ये सब रिजर्व्स नहीं है। नंबर डी। अभी काफी इंटरेस्टिंग बोल रहा हूँ। अब क्या आपको लगता है कि ये चीटिंग है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व? क्या लगता है आपको, ये चीटिंग है या नहीं? एकदम चीटिंग है, क्योंकि लास्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है। तो फिर आप इसको लाइबिलिटी कैसे मान सकते हैं? आप गौतम भाई अंधा तो नहीं हो गया? आपने तो हेडिंग लिखा है द फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट क्या, दे आर नॉट रिजर्व्स, दे आर नॉट रिजर्व्स, दे आर व्हाट, लाइबिलिटी। तो आप इसको इसको आप लाइबिलिटी कैसे बोल रहा है? समझना, हम कुछ बोलने वाला है। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इज अ रिजर्व जो एक कंपनी बनाता है बिकॉज ऑफ एन एक्ट, एंड द नेम ऑफ द एक्ट इज फैक्ट्रीज एक्ट। तो बहुत सारे लॉज होते हैं, उसमें से एक लॉ होता है फैक्ट्रीज एक्ट। इफ माय मेमोरी सर्व्स राइट, ऑल्दो मेरा लॉ का मेमोरी बहुत ही खराब है, और फैक्ट्रीज एक्ट का शायद ईयर है 1948, जो ये बोलता है कि आपको कुछ रुपया, आपको कैसे पता, आपको कैसे पता? Nice. तो हम सही बोला है, थैंक यू। हमको अपना सीएस का नॉलेज याद है। तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948, अब तो कॉन्फिडेंटली बोलता है, वैलिडेशन मिल गया। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 ये बोलता है कि आपको कुछ रुपया अपने रिजर्व में डालना पड़ेगा आउट ऑफ द प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ द वर्कमैन। अगर वर्कमैन को फैक्ट्री में काम करते समय कोई भी तरह का इंजुरी हो गया, खुदा ना खास्ता, पार्शियली हैंडीकैप हो गया या कुछ डिसेबिलिटी आ गया यार काम करते समय, तो उसका तो जिंदगी तबाह तबाह हो गया है। और तुम तो फिर हाथ ऊपर कर देगा अपना, वहां तो क्या मोह माया है वर्कर से। उसके लिए तो लॉस बनाए गए हैं ताकि तुम वर्कर का ध्यान रखे, और वो लॉ बोलता है आपको उनके लिए क्या बना लेना चाहिए, रिजर्व। अब तुम समझना हम क्या बोल, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इज नॉट अ लाइफ, बट द क्लेम ऑफ द वर्कर्स, जिनको वो डिसेबिलिटी हो गया है, वो क्लेम इज अ लाइफ। तो जब वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व देखे आप, तो आप तो रिजर्व देख के बोल देगा ये लाइबिलिटी नहीं है, पर यहाँ पे रुक जाइएगा, क्योंकि क्या पता कोई अमाउंट इसके ऊपर क्या हो, क्लेम। तो द क्लेम अमाउंट हैज टू बी पेड टू द एम्प्लॉइज, देन इट इज अ लाइबिलिटी। तो वो ऊपर में माइनस हो जाएगा। यस, द क्लेम अमाउंट पेएबल टू द एम्प्लॉइज is a liability. The claim amount payable to the employees is a क्या, liability। वापस बोलना है, समझ में आ गया? The claim amount payable to the employees is a क्या, वापस बोलना है, क्लियर है? तो कोई भी चीज जो एम्प्लॉय को देना है ड्यूरिंग देयर वर्किंग टाइम और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, मतलब रिटायरमेंट वाला जो भी बेनिफिट का बनेगा ना, वो सब क्या होगा, लाइबिलिटी। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व तो रिजर्व ही है, पर उसके ऊपर जो क्लेम अमाउंट है वो क्या है, लाइबिलिटी। ये सारा चर्चा एक ही मेथड के ऊपर हो रहा है। द नेम ऑफ द मेथड इज नेट एसेट्स मेथड। इतना ही चर्चा फिर हम लोग नेट पेमेंट के ऊपर भी करेगा, पर जानबूझ के पहला क्लास नेट पेमेंट पढ़ाया गया ताकि आज मैं जो नेट एसेट का सम करूं उसमें मैं एक वर्ड लाइन बोलूंगा जिससे आपका शायद दिमाग खुल जाए, अगर कल का क्लास याद रहेगा। चलिए बताइए क्या लगता है, यहाँ तक का क्या स्टेटस है? कोई डाउट है क्या यहाँ तक? श्योर है आप लोग?
हम रुका हुआ है आप लोग सबके लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, तो अगर मैं बोलूं तो शेयर कैपिटल में दो आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये ओनर का पैसा है हम लोग का, ये ओनर का पैसा है। रिजर्व एंड सरप्लस भी किसका पैसा है, ओनर का। फिर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट भी किसका पैसा है, ओनर का। और जो शेयर एप्लीकेशन मनी विच इज टू बी क्या, इट शैल बी अ व्हाट लायबिलिटी आउटसाइड है। फॉलोइंग आइटम्स जो मैं आपको बोल रहा हूं, दे आर नॉट रिजर्व्स, दे आर व्हाट, लायबिलिटी। अब एक पॉइंट का चर्चा और मैं कर रहा हूं, ये पॉइंट काफी आगे भी काम आते रहेगा बार बार सिलेबस के अंदर। तो मैं कर रहा हूं, जब मैं सम्स भी करूंगा ना, तो मेरे को ये नॉलेज चाहिएगा, ठीक है। रिजर्व्स एंड सरप्लस कैन बी subdivided as follows। अब ये सब ज्ञान कभी नहीं मिला आप लोग को, आप एकदम फ्रेश एकदम। रिजर्व्स एंड सरप्लस कैन बी डिवाइडेड एज फॉलोज। नंबर ए, फ्री रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स। तो अब मेरे को थोड़ा सा लॉ का भी ज्ञान देना पड़ेगा, थोड़ा सा अकाउंट्स का भी ज्ञान देना पड़ेगा। आई शो ऑफ माई लॉ नॉलेज टू यू गाइस। मेरा बात ध्यान से सुनिएगा। एल्यूम की बेसिक्स आपका क्लियर है। तो कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाता है, उस प्रॉफिट में से कंपनी शेयर होल्डर्स को क्या पे करता है। आप लोग बोला नहीं है, ठीक है। तो शेयर कंपनी अपने प्रॉफिट में से शेयर होल्डर्स को क्या पे करता है, डिविडेंड। तो जब हम 11-12 में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, तो वी बिलीव दैट द डिविडेंड इज ओनली पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। द डिविडेंड इज पेड ओनली आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द। तो इस साल जो भी प्रॉफिट कमाएगा, उसका एक प्रॉफिट हम लोग शेयर होल्डर को बांट देगा, कॉल्ड एज डिविडेंड। ये तब सुनने में बढ़िया लगता था जब तुम 11 एंड 12 में था, अब नहीं है, तो बड़ा हो गया है। तो लॉ में एक बहुत बढ़िया चैप्टर है, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। इफ आई एम राइट, द सेक्शन नंबर एप्लीकेबल फॉर द सेम इज आई थिंक 123। बहुत पुराना बात हो गया तो ठीक बोला है हम ये। सेक्शन 123 ये बोलता है, द डिविडेंड विल बी पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द करंट ईयर। द डिविडेंड विल बी पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द। तो जितने भी लोग लॉ नवंबर अटेम्प्ट में लॉ पढ़ेंगे, तो आपको पहले से मैं बता रहा हूँ, लॉ टीचर के सामने शो ऑफ। डिविडेंड विल बी पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द करंट ईयर, और इट विल बी पेड आउट ऑफ accumulated profits and reserves, ठीक है। आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड क्या, रिजर्व्स। पर रिजर्व्स बहुत सारे होते हैं, तो क्या हम सारा रिजर्व डिविडेंड में दे दे क्या। तो लॉ बोलता है नहीं नहीं, खाली वो रिजर्व्स दे सकते हो विच आर फ्री रिजर्व्स। विच आर फ्री का मतलब है ये मुफ्त में है, क्या देने के लिए, डिविडेंड। इसमें कोई रुकावट नहीं है, हम कंपनी को नहीं रोकेगा। रिजर्व ओनर का पैसा है, दे दो ओनर को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, हम आपको रोकेगा नहीं। पता नहीं आप समझा या नहीं, ये आपको चाहिएगा जब हम लोग आगे बड़े सम्स करेंगे, तो अभी से बेटर क्लैरिटी रख लीजिए। तो रिजर्व्स दो तरह का है, क्या क्या गाइस, एक है फ्री रिजर्व्स एंड एक है विच आर नॉट फ्री रिजर्व्स। तो फ्री रिजर्व्स, दीज आर दोज रिजर्व्स which are available for the purpose of these are those which are available
for the purpose of distribution of dividend. These are those which are available for the purpose of distribution of dividend. These are those which are available for the purpose of distribution of dividend. इसे हम क्या रिजर्व्स बोलते हैं? नंबर बी, the reserves which are not available for the purpose of the reserves which are not available for the purpose of distribution of dividend. The reserves which are not available for the purpose of distribution of dividend are not free reserves. अब मैं तो एज अ स्टूडेंट सोचता था कि यार कौन सा रिजर्व फ्री रिजर्व होगा और कौन सा रिजर्व फ्री रिजर्व नहीं होगा. इन लोग तो एक लाइन बोल दिया, जो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड अलाउड है वो फ्री रिजर्व है, जो अलाउड नहीं है वो क्या है? नॉट अ फ्री रिजर्व. तो हमको कैसे पता चलेगा वो फ्री रिजर्व है या नॉट अ फ्री रिजर्व है? तो ये बात ना कोई ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि बस ये है कैसे, क्योंकि कोई भी चीज जो फ्री रिजर्व नहीं है ना, वो अलग अलग लॉज में बताया गया है कि ये सब तुम डिविडेंड नहीं दे सकता इसमें. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, कंपनीज एक्ट बोलता है, हम तुम लोग को वो एग्जाम्पल दे जो आपके दिमाग में होगा, एसपीआर, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर 5 पर्पस. इट कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ पेइंग डिविडेंड. तो इट इज नॉट अ फ्री रिजर्व. ये बात किसने बोला है? कंपनीज एक्ट. तो कुछ कंपनीज एक्ट बताता है कि आप ये सब रिजर्व डिविडेंड नहीं दे सकते. कुछ बात शायद एएस बोल दे, कुछ बात आईसीआई अपने नोटिफिकेशन में निकाल दे, कुछ इनकम टैक्स एक्ट बोल दे. तो अलग अलग जगह ज्ञान दिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल AS10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ये बोलता है, whenever there will be a revaluation of assets, revaluation of PPE, you will make a reserve, you will make a called as revaluation reserve. वो आप डिविडेंड के लिए यूज नहीं करें. तो revaluation reserve will not be utilized for the purpose of the dividend distribution. अब इसका आप एक बार और सम्स भी करेगा प्रैक्टिकली in the chapter computation of dividend payable, that is under the chapter financial statement of companies. तो financial statement of companies में हम लोग का एक पार्ट है कि कितना डिविडेंड पेमेंट कर सकता है, उसका कंप्यूटेशन करके बताओ. और ये सेम चीज आप लॉ में भी पढ़े, तो आप मल्टीपल जगह पे ये पढ़ने वाले. और सबका क्रक्स बहुत इंपॉर्टेंट एक ही है कि मेरा भाई डिविडेंड विल बी पेड ओनली आउट ऑफ व्हाट रिजर्व्स? फ्री रिजर्व. अगर कोई रिजर्व से हम लोग क्या नहीं दे सकते, then it is not a free reserve. खत्म बात. अब कौन सा रिजर्व फ्री रिजर्व और कौन सा नहीं है? तो जो भी रिजर्व के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है बाय लॉज, लाइक कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, और भी लॉज है. फॉर एग्जांपल डिबेंचर रिडेम्पशन के लिए रिजर्व बनता है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, दैट इज आल्सो नॉट अ फ्री रिजर्व. कैपिटल रिजर्व इज नॉट अ फ्री रिजर्व. कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व इज नॉट अ फ्री रिजर्व. तो एनी रिजर्व जिसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है बाय द लॉ, बाय आईसीआई के नोट्स के थ्रू, बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, they all will not be considered as free reserve. So as you go towards ahead of the inter journey, you will understand किस लॉ में किस रिजर्व के ऊपर रेस्ट्रिक्शन, जहां रेस्ट्रिक्शन है वो फ्री रिजर्व नहीं. ठीक है क्या? एनी रिजर्व on which there is certain sort of restriction, any reserve on which there is certain sort of restriction, that reserve shall not be called that reserve shall not be called as free reserve. वो रिजर्व को हम फ्री रिजर्व नहीं बुलाएंगे जिसमें कोई भी तरह का रेस्ट्रिक्शन है. जिसमें कोई भी तरह का रेस्ट्रिक्शन है हम उसे फ्री रिजर्व नहीं बुलाएंगे. ठीक है? अब लिखिएगा एग्जाम्पल्स ऑफ
फ्री रिजर्व। नंबर ए, कोई गेस करना चाहेगा पहला एग्जांपल ऑफ फ्री रिजर्व? एसपीआर फ्री रिजर्व है। अबे एसपीआर इज यूज्ड ओनली फॉर 5 पर्पस, सेक्शन नंबर 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। आई बिलीव यू आर गिविंग योर एग्जाम में इतना लॉ पढ़ लिया होगा सेक्शन 52 तक। एसपीआर इज यूटिलाइज, हम नहीं चाहता जात मारे इससे ज्यादा आज के दिन में। एसपीआर is not a free reserve. It is not available for the purpose of distribution of dividend. हम आपसे नहीं पूछेगा, अगर हम आपसे पूछेगा तो मेरा अकाउंट्स लॉ सीए से विश्वास उठ जाएगा। हम लिख रहे हैं जनरल रिजर्व। तो मेरा भाई, आप तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी का रिकॉर्डिंग देखा हुआ है, उसमें डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड का हम चैप्टर करवाया है, सम्स करवाया है, फिर भी आप एसपीआर बोला है। ठीक है, ये सब होता है ना, तभी मेरा जिंदगी से टीचिंग से भरोसा उठ जाता है, जब आंसर ऐसा आता है सुबह पहले, पूरा दिन मेरा नहीं निकलेगा। नंबर ए जनरल रिजर्व, नंबर बी रिटेन अर्निंग्स, नंबर ए क्या बोला मैंने, नंबर बी सरप्लस। गाइस सरप्लस का मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, दैट इज पीएनएल बैलेंस लिख दूं मैं। रेवेन्यू रिजर्व, ये कुछ रिजर्व्स है विच आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट रिजर्व, फ्री रिजर्व्स। एग्जांपल्स ऑफ रिजर्व्स which are not free reserve। गाइस फ्री रिजर्व्स वो नहीं होते हैं जिसके ऊपर कोई ना कोई तरह का रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है बाय सर्टेन लॉस, आईसीआई के नोटिस के नोट्स के कारण या एएस के कारण। वो सारे आर नॉट अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड एंड हेंस दिस रिजर्व्स विल नॉट बी कंसीडर्ड एज फ्री रिजर्व्स। नंबर ए इसका पहला एग्जांपल रीवैल्यूएशन रिजर्व, इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया है एएस 10 ने। नंबर बी एसपीआर, एसपीआर इज नॉट अ फ्री रिजर्व। अरे थोड़ा मुंडी हटाओ डायरेक्ट, एसपीआर इज नॉट अ फ्री रिजर्व। आपके कानों तक पहुंचा? ठीक है, सेक्शन नंबर 52। हमको लगता है ये पढ़ाते पढ़ाते नेट एसेट का फॉर्मूला क्या था वही स्वाहा हो गया होगा, जैसा आपका मेमोरी है। 4 बादाम रोज भिगा के खाओ भाई। नंबर सी, आप बोलेगा तो हम सब्सिडीज रेट्स आपको दिला देता बादाम। सीआरआर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। कोई है लॉ के बेहतरीन स्टूडेंट जो मई में एग्जाम दे रहे, जिनको पता हो कि सीआरआर इज यूज्ड ओनली फॉर वन पर्पस, issue of bonus shares? So CRR is not used for the purpose of the payment of dividend. They are used for the purpose of issue of क्या? Thank you. हम अपने आप को बोल रहे हैं आपको इतना लॉ समझाने के लिए। CRR will be used for the issue of what? Bonus shares. अरे आप स्ट्रेस मत लो, बोनस शेयर के ऊपर पूरा सेक्शन है लॉ में, पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा बाय द लॉ टीचर। हम अकाउंट्स टीचर है। नंबर डी, हम चाहते हैं विंटर एक ही बार दे, हम लॉ ना पढ़ाए। नंबर डी कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व में ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस है जिसके कारण वी कैन नॉट गिव अस डिविडेंड, पर कुछ खुलापन भी है कि कब डिविडेंड दे सकता है, उसका चर्चा आगे करेंगे। पर अभी के लिए मान लीजिए कैपिटल रिजर्व इज नॉट अ फ्री रिजर्व। नंबर ई डीआरआर। डीआरआर का फुल फॉर्म डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ये रिजर्व बनाया जाता है डिबेंचर को रिडीम करने के लिए। दिस विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने वाला हूँ। डीआरआर बनाया जाता है डिबेंचर को रिडीम करने के लिए, पर जब डिबेंचर रिडीम हो गया तब पता है डीआरआर का रुपया कहां चला जाता है? जनरल रिजर्व। देन इट इज अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। तो डीआरआर अगर है तो इट इज नॉट अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। पर जब डिबेंचर रिडीम हो जाएगा तब तो ये क्या रिजर्व बन जाएगा? फ्री रिजर्व। तब ये डीआरआर कन्वर्ट हो जाएगा इनटू व्हाट रिजर्व?
ऐसी ज्ञान तो इतना जरूरत नहीं है। DRR इज नॉट अ फ्री रिजर्व। क्या लगता है आपकी बातें समझ आया है? मेरे को लगता है काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव क्लास हो चुका है, यहाँ तक क्लियर है क्या? और ज्यादा बोलेगा तब डर जाएगा तुमको, लेकिन दो चीजें और समझाना है। एंड देन आफ्टर दैट वो लाइटर नोट है, उसके बाद हम लोग दो न्यूमेरिकल्स करेंगे, दो एग्जाम्पल्स। चलिए बताइए क्या लगता है, समझ में आया है यार? आप लोग एक मैपिंग कर लीजिए ना, मेरे लिए इजी रहेगा। ये जो एग्जाम्पल नंबर 1 था ना, उसमें जाइए प्लीज। चले गए हो क्या? ठीक है, उसके ऊपर लिख दीजिए ICAI illustration number 1. So the example number 1 in itself is the ICAI illustration number 1. जब मैं आपको अपना बुक दूंगा उसके अंदर ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगे, ठीक है? तो पहले बता दो यार, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है या नहीं है? हमको लगा आप समझ गया है पूरा बैच। कोई कोई डाउट है, कंफ्यूजन? क्या नहीं आया क्या समझ में? बोलो ना सब लोग। ऑल गुड? कोई डाउट है? चलो अब लिखिएगा। बताओ ना, आउटसाइड लाइबिलिटी में कौन सा दो हेडिंग ऑफ द बैलेंस शीट आ रहा है? नॉन करेंट लाइबिलिटी एंड दो हेडिंग नहीं आ रहा। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलाउड। तो शेयर एप्लीकेशन विच इज टू बी रिफंडेड इज अ लाइबिलिटी, तो वो आएगा। क्या यहाँ तक समझ में आ गया है? फिर रिजर्व्स के ऊपर मैं थोड़ा ध्यान दे दिया। दो तरह के रिजर्व्स होते हैं, एक फ्री रिजर्व्स, एक विच आर नॉट अ फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व्स होते हैं विच आर अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, and not a free reserve होते हैं which are not available for the purpose of distribution as dividend. There are certain restrictions by the laws. अब इनकम टैक्स आज जब पढ़ोगे उसमें भी काफी कुछ आप ऐसा पढ़ कि इतना रिजर्व्स है जो इनकम टैक्स के मुताबिक रेस्ट्रिक्शन है। क्लियर है तो हाँ बोल दीजिए। हमको नहीं लगता आप लोग समझे अभी। हो गया क्या? अगला लिखिएगा प्लीज पॉइंट। आपको हमको एक बार एक चीज समझा सकता है? हम लोग का नेट एसेट्स के अंदर सबसे पहले हम लोग किसको ले रहे हैं? सन्ड्री एसेट्स। फिर उसमें क्या प्लस कर रहे हैं, फिर क्या माइनस कर रहे हैं, एंड देन वी अराइव एट अ वैल्यू परचेज कंसीडरेशन। यस यार, तुमने लाइबिलिटी के ऊपर तो पूरा ध्यान दे दिया, और मैंने गुडविल बोला वो सब में ही चर्चा हो। या तो गुडविल दे देगा, निकालना पड़ेगा, जब निकालना हो तो वहीं पे नोट देके सिखा दे। समझ गया हम क्या बोला? अब मेरा एक पॉइंट बच गया, सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स के लिए समझिए, ठीक है? जितने भी एसेट्स बैलेंस शीट में है, अगर वो वाई लिमिटेड टेक ओवर कर रहा है तो लेना है। पर अगर वाई लिमिटेड ने बोला कि मैं ये एसेट्स टेक ओवर नहीं कर रहा हूं, तो फिर तो वो नहीं आएगा, बिकॉज मैं तो यहाँ पे वही एसेट्स लूंगा जो कौन टेक ओवर कर रहा है, वाई। अब नहीं समझा हम क्या बोल रहे हैं? तो एक्स का क्या सारा एसेट वाई लेगा, ऐसा जरूरी है? तो जो भी एसेट्स बैलेंस शीट के अंदर है जो वाई टेक ओवर कर रहा है, एक तो वो आएगा। दूसरा चीज, कुछ ऐसे एसेट्स ऑफ किसके, एक्स लिमिटेड, विच इज अनरिकॉर्डेड, विच इज पर वाई टेक ओवर कर, वो भी आएगा। तो मतलब एनी एसेट्स which has been taken over by Y Limited, whether it is recorded or it is unrecorded, खाली वही assets आएगा at the value as which it is taken over। मतलब it will be taken over at the agreed one। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो बुक। एक आखिरी चीज जो मेरा assets के लिए गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब एसेट्स। लेकिन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, दिस आर नॉट एसेट्स। अंडरराइटिंग कमीशन जो राइट ऑफ होना बाकी, दिस आर मोर लाइक अ फिक्टिशियस एसेट। नाम है फिक्टिशियस, तो ये सही मायने में एसेट्स ही नहीं है। दिस आर नॉट एसेट्स, दिस आर नॉट। तो ये बैलेंस शीट में अपीयर तो हो रहा है, पर ये कोई टेक ओवर थोड़ी करेगा, बिकॉज इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। दे आर जस्ट सपोज्ड टू बी रिटन ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो वो इस सन्ड्री एसेट्स के अंदर नहीं।
तो सन्ड्री एसेट्स में वही एसेट आएगा विच कैन बी टेकन ओवर बाय वाई लिमिटेड वेदर इट इज रिकॉर्डेड और unrecorded at an agreed value. For example, there are certain assets which are appearing in the balance sheet, which just needs to be written off, which just needs to be like underwriting commission, preliminary expenses जो written off होना बाकी है. अगर ये सारे assets है हमारे बैलेंस शीट के अंदर तो they are just mere formalities, क्योंकि वो खाली राइट ऑफ होना है, उसका कोई असली पहचान नहीं. they are just like a fictitious asset. तो वो हम लोग सब assets को कंसीडर नहीं करें. अगर आप क्लियर है तो हम बोल दीजिए. हाँ या ना? तो लिखिएगा वी शैल consider all those assets whether recorded or unrecorded. आपको मैं कुछ समझाता हूं, ध्यान से सुनना. ये आपको मेरा आईपैड दिख रहा है? अरे बोलो. हमने आईपैड को इतने बार फेंक दिया है ना कि ये पूरा मेरे बैलेंस शीट से राइट ऑफ हो चुका. मतलब ये आईपैड अब मेरे बैलेंस शीट के अंदर अपियर नहीं होगा. आईपैड एसेट तो है ना. तो जब मेरे को कोई कंपनी टेक ओवर कर रहा है तो ये आईपैड भी उसके पास जाएगा. कुछ तो रुपया मुझसे लेगा, हम तो मुफ्त में नहीं देगा, हम तो बढ़िया आदमी है. हाँ या ना? तो फिर ये एसेट्स यहाँ पे आएगा irrespective of the fact that it is not recorded in the balance sheet. Look at my language. We shall consider all those assets which has been kya? Which has been recorded or unrecorded. ठीक है? We shall consider all those assets which has been recorded or ठीक है? We shall consider all those assets whether क्या? Dash. At what value? And if the question is silent, at which value? यहाँ पे एक सेकंड के लिए रुकिएगा. उसके बाद हाँ गाइस ठीक है. तो नेट एसेट मेथड के अंदर सारा सन्ड्री एसेट्स लेगा, क्या प्लस करेगा? गुडविल. क्या माइनस करेगा? लाइबिलिटीज. याद रखना लाइबिलिटी में नॉन करेंट लाइबिलिटी लेगा, करंट लाइबिलिटी लेगा, रिजर्व नहीं लेगा. आया ना? क्योंकि रिजर्व तो ओनर का पैसा, पर रिजर्व दो तरह का होता है, फ्री रिजर्व है, नॉट अ फ्री रिजर्व. ये नेट एसेट में काम नहीं आएगा, ये आगे काम आएगा. बस ज्ञान जरा दे दिया. क्या यहाँ तक क्लियर है?
अब assets whether recorded or वो सब लीजिएगा at which value, and if the question is silent, at which value? Certain assets which are not taken over, अगर कोई asset Y ने take over नहीं किया है, certain assets which are not taken over, or certain assets which are not taken over, or which certain assets which are not or which cannot be realized, they are simply, they simply need to be क्या? Written off. Certain assets which are not taken over or which cannot be realized, dash, they simply need to be क्या? They simply need to be क्या? Written off, dash. We shall not consider those assets. We shall not consider those assets in the calculation of purchase consideration. We shall not consider those assets in the calculation of purchase consideration. चलिए बताइए क्या लगता है, समझ में आया है? पक्का? डाउट आप लोग से पूछ रहे हैं? 100% पूरा बैच, कोई तरह का डाउट नहीं है? पक्का? लिखिएगा एग्जाम्पल नंबर 2। तो दो न्यूमेरिकल्स करेंगे आप। एग्जाम्पल नंबर 2 वेरी इजी, एंड देन विल डू आईसीआई का इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो हम लोग कॉपी में सीधा लिख देंगे आईसीआई इलस्ट्रेशन नंबर 2 और सीधा वहीं से क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व कर देंगे। पर एग्जाम्पल नंबर 2 नहीं लिख रहे तो आप ना लिखें। एग्जाम्पल नंबर 2 is a question of MTP 2018. It is a question of MTP 2018. It is a question of MTP 2018. ठीक है, हम लोग सब रेडी है? लिखिएगा क्वेश्चन प्लीज। Following is the balance sheet of Rama Limited. Following is the balance sheet of Rama Limited. तो आप तो हमको पकड़ के बोलेगा कि क्या कर रहे हैं आप? ऊपर लिख रहे हैं रामा लिमिटेड और बैलेंस शीट बना रहा है देसी फॉर्मेट में, लाइक अ सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप। हम क्या करें? ऐसे का क्वेश्चन यही आया था, तो हम भी सेम कॉपी कर रहा है। ठीक है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ रामा लिमिटेड। लाइबिलिटी में लिख दीजिएगा 14,000 इक्विटी शेयर्स of rupees 100 each. ₹14 lakh. General reserve 10,000. %10 debentures 2 lakh. Trade payable 1,40,000. Bank overdraft 50,000. So can someone give me the total of this? कैलकुलेटर हम लोग घर छोड़ के आते हैं। 18 लाख।
एसेट्स में लिख दीजिए पीपीई एंड अदर एसेट्स। बढ़िया, काम खत्म। 18 लाख। ठीक है, व्हाट इज द टोटल? 18 लाख। सही है यहां तक? तो ये मैंने बैलेंस शीट किसका बना के दिया है, ठीक है। मामा लिमिटेड, मामा लिमिटेड agreed to take over, Mama Limited agreed to take over the business of, agreed to take over the business of Rama Limited। आप अगर वॉलंटरीली बोलेगा तो इससे बढ़िया नहीं होगा कुछ भी। कौन किसको ले रहा है, मतलब इट इज अ केस ऑफ व्हाट एक्चुअली? एब्जॉर्प्शन। इट इज अ केस ऑफ व्हाट? एब्जॉर्प्शन। कौन किसको एक्वायर किया है? रामा इज द ट्रांसफरर and Mama is the transferee. The amount which Mama acquire करेगा रामा को परचेज कंसिडरेशन। समझ आ गया? Calculate purchase consideration under net assets method। Calculate purchase consideration under net asset method। देखो बढ़िया हो गया ना, ये तो सम बता दिया इन्होंने कौन सा बेसिस पे करना है, नेट एसेट। तो अब यहां तुम दिमाग मत लगाए, तो सम में दो चीज हो सकता है, नेट पेमेंट भी हो सकता है, calculate purchase consideration under net asset method on the following basis। Number A, market value of 75% of sundry assets is estimated at 12% more than the book value। इंग्लिश समझ आता है आप लोग को? हम जानबूझ के हर का पहला एग्जांपल खुद लिखवाना चाहते थे कि आप लिखते समय समझ सके क्या हो रहा है, तो हमको इसका इंटरप्रिटेशन बता देगा। सन्ड्री एसेट का कितना परसेंट, उसका मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू के 12% ज्यादा है। देखते अगर कोई प्रॉम्प्ट कैलकुलेटर चला सकता है तो कैलकुलेटर ऑन करिए फटाफट से। मेरा कैलकुलेटर टूट गया, आप लोग ऑन करिए। सन्ड्री एसेट कितना रुपया, 18 लाख का कितना परसेंट, 70% आ गया, उसको प्लस कर दीजिएगा कितना परसेंट, 12%। जो भी आ रहा है इस पे एसेट टेक ओवर हो रहा है, तो पता है कितना परसेंट एसेट कितना एसेट अभी बचा हुआ है, या तो वो बोले, नहीं तो इट विल बी टेकन ओवर एट व्हिच वैल्यू, बुक वैल्यू। नंबर बी, remaining 25% of the assets is taken over at 8% less than the book value। बुक वैल्यू से 8% कम पे। भाई अब तुम क्या करेगा एक बार बताओ हमको, मैथ्स बहुत बढ़िया, दिमाग चलाओ। हमको लगा यूल रिस्पॉन्ड गाइस मैन। 18 का कितना परसेंट, अरे कैलकुलेटर चलाओ भाई, 18 का कितना परसेंट, उस पर कितना माइनस कर दो, कर दीजिए क्योंकि आपका कैलकुलेटर का है, चलाया है आपने, बढ़िया। क्या यहाँ तक ठीक है, कोई डाउट कोई दिक्कत? नंबर सी, the liabilities are taken over at book value।
अगर इसका आंसर आप राइट दे दो तो बहुत बढ़िया। कौन सा लाइबिलिटीज का बात होता है? ये रहा मेरा बैलेंस शीट। कौन सा आउटसाइड लाइबिलिटी? एग्जैक्टली, डिबेंचर इज अ व्हाट? ये तीनों माइनस होगा एट विच वैल्यू? परफेक्ट हो गया यहाँ तक तो समझ गया होगा। सन्ड्री एसेट्स का वैल्यू निकाल लिया हम लोग। गुडविल दिया नहीं अभी तक, तो होगा तो प्लस कर दीजिएगा और लाइबिलिटी को माइनस कर दीजिएगा। पॉइंट नंबर डी, आखिरी पॉइंट। देयर इज एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ रुपीज कितना? 25,000। आप बताओ अब ये लाइबिलिटी बैलेंस शीट में है या नहीं है? लेकिन जब हम लोग कैलकुलेशन करेगा परचेज कंसिडरेशन आएगा या नहीं आएगा? यही तो समझाया था, चाहे रिकॉर्डेड हो नॉन रिकॉर्डेड वो आएगा इधर एट द एग्रीड वैल्यू और द। ये हमारा क्वेश्चन वेरी वेरी इजी। कोई डाउट, कोई दिक्कत? प्रेजेंटेशन के साथ करते हैं, सब लिख दीजिए सोल्यूशन। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, calculation of purchase consideration under net assets method, calculation of purchase consideration under net assets। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन अंडर विच मेथड गाइस? ठीक है, यहां तक फॉर्मूला याद कर लो तो बहुत बढ़िया लग जाएगा। फॉर्मूला पूछ रहा हम आपसे, हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा? सन्ड्री एसेट्स। मेरे साथ साथ जाइएगा, कितना परसेंट ऑफ द सन्ड्री एसेट्स पहले कैलकुलेट करिएगा। लिख के दिखा रहा है उसको सब कुछ हम लोग। 18 लाख का कितना परसेंट? ये जो भी आएगा इस पे हम लोग कितना परसेंट और प्लस कर देगा? कितना रुपया? इसको हम एक बार इनर कॉलम में ही लिख, उसके बाद साथ साथ में जाना, हीरो मत बनो। हो गया। अब बचा कितना बोलो प्लीज मेरे साथ साथ? 18 लाख इंटू कितना परसेंट? उसमें प्लस नहीं हो क्या? और कोई सन्ड्री एसेट है क्या? अब इसका टोटल बाहर लिखा। ठीक है क्या? हाँ या ना? अब सन्ड्री एसेट में से क्या माइनस करना? हमको लगा आप लोग रिप्लाई करेंगे। अब बताओ पहला सन्ड्री लायबिलिटी क्या लेगा हम लोग? क्या वैल्यू पे? इनर कॉलम टाइप्स 2 लाख। उसके बाद अगला लाइबिलिटी बोलो हमको। चलो विल रिस्पॉन्ड एंड डू द सम्स। यस, तो बोलिए ट्रेड पेएबल कितना रुपया? 1 लाख। कितना आ जाएगा? ओ यस, चेक करा था, आप लोग ध्यान दे रहे हैं? नहीं दे रहा है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कितना अनरिकॉर्डेड? आप इन सबको आराम से अब जोड़ लीजिए। 4 लाख। अब इसको हम लोग क्या कर दे? अब क्या मिल गया है आपको? क्या आ रहा है? सॉर्टेड। अब बताओ यार क्लियर हुआ है या नहीं? मेरे को लगता है एक्सट्रीमली इजी है। इट्स अबाउट जस्ट रीडिंग इट रियली वेल। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। डाउट या कंफ्यूजन? चलिए अब अपने कॉपी में लिखिएगा।
ICAI illustration number 2. चलो मैं आपको PDF भेज देता हूँ ग्रुप पे ICAI वाला, इजी रहेगा. डाउनलोड कर लीजिए. स्टार्ट. ये देखो, ये अपना इलस्ट्रेशन 1 था. एस लिमिटेड इज एब्सॉर्ब बाय क्या लिमिटेड? पी लिमिटेड. तो ये सम अपन ने कर लिया. अब एक बार क्वेश्चन देखे, अब वेट करेगा, आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं गाइस, हाँ या ना. तो फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड. ठीक है, थैंक गॉड शेड्यूल 3 बनाया है इस बार. इक्विटी एंड, उसके अंदर पहला आइटम, उसके अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस. अब मैं कुछ बोलता हूँ, किसका पैसा है? हमको इससे कोई मतलब. अगला नॉन करेंट लाइबिलिटी इज आउटसाइड. लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नोट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? 15% डिबेंचर. 7 लाख रुपया है. अरे 3 जीरो ऊपर है. इट इज रुपीज इन थाउजेंड्स बेसिकली. ठीक है क्या? फिर करंट लाइबिलिटी ट्रेड पेबल दिया हुआ है, हाँ ना. फिर नॉन करंट एसेट पीपी दिया हुआ है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, करंट एसेट दिया हुआ है. दैट्स ओके. अब देखो क्या बोला है इन्होंने. We Limited agreed to take over the assets and liabilities on the following terms and conditions. कौन किसको एक्वायर कर? B. तो B is the transferee, A is the transferer. तो आज से A का धंधा B का. अब पढ़ता है पॉइंट नंबर ए. डिस्चार्ज 15% डिबेंचर. स्टॉप. ये रहा 15% डिबेंचर. आपका रिप्लाई हमको हेल्प करेगा. ये रहा 15% डिबेंचर, 7 लाख पे है. इट इज डिस्चार्ज एट अ प्रीमियम ऑफ कितना परसेंट? तो भाई हम लोग डिबेंचर को कितना पे कर रहे हैं? 7,70,000. आगे पढ़ते. पीपीई एट 10% अबव द बुक वैल्यू. तो मेरा पीपी है 32,50,000. इस पे 10% जोड़ देगा यार. एंड इन्वेस्टमेंट एट व्हाट वैल्यू? तो इन्वेस्टमेंट कितना पे लेगा? 6 लाख. अब करंट एसेट्स एट अ डिस्काउंट ऑफ, ये रहा करंट एसेट का टोटल ले लेना सीधा. इसमें से कितना माइनस कर देना? 10%. अबे कैश एंड बैंक इज एन एसेट, तो वो टेक ओवर होगा. अरे एसेट तो टेक ओवर होगा. कंफ्यूज है शायद. क्लियर है? हम कहीं पे भी बोला है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट टेक ओवर नहीं होगा, कभी बोला है हम ऐसा बात? तो होगा टेक ओवर. इट इज अ करंट एसेट. आगे क्या आपको पहला ये तीनों पॉइंट यहां तक समझ में आया या नहीं? पॉइंट डी एंड ई, दिस इज वेयर आई वांट यू गाइस टू ओपन अप योर ब्रेन एंड स्टार्ट फीलिंग सीए इंटर अमालगमेशन, क्योंकि लास्ट क्लास इसके लिए करवाया गया. अब देखिएगा क्या हो रहा है. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, एक सेकेंड. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर दी, I will not request you guys not to have a silent class. ये confidence movement है. Preference are discharged at a premium of कितना percent? By issuing 15% preference shares of rupees 100 each. तो प्रॉब्लम समझ. ये तो नेट पेमेंट का ज्ञान हो गया है. Guys, नेट पेमेंट का मतलब है the individual payment which you are making to preference shareholder to equity shareholder. तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इंडिविजुअली हम कितना पे कर रहा है? दिया हुआ है. नंबर ई,
issue of rupees 10 each for every 2 equity share in B Limited and pay the balance in इन लोग ने लाइन आइटम में बताया है प्रेफरेंस को इतना देना है, इक्विटी को इतना देना है. नाउ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डी और ई. नेट एसेट मेथड का लाइन है, नेट पेमेंट का लाइन. हम आपको पता है प्रायोरिटी में क्या पढ़ाया है, तो नेट पेमेंट तो हम लोग को सम करना क्या चीज से चाहिए. डू यू एग्री विथ मी? इस सम को हम लोग नेट पेमेंट से नहीं कर सकते. आई टेल द रीजन व्हाई. इसके अलावा सम का रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द रट रहा होगा. ये जो सम है ना, इसमें इन लोग ने बोला हम लोग इक्विटी शेयर को शेयर्स देगा. बोलो, इक्विटी शेयर को शेयर्स देगा, तो वो तो बता दिया कितना देगा, पर इन्होंने ये नहीं बताया कि हम कैश में कितना रुपया देगा. They have given the balance in cash. तो हमको तो पता ही नहीं है कि हम इक्विटी को कैश में कितना दें. एंड इन द पेमेंट मेथड यू नीड टू नो. देखो आज भी हम क्लास में वर्ड्स बोला था, एग्जैक्ट अमाउंट which you are paying to equity shareholder and the preference shareholder. It can never be a balance sum. हमको पता ही नहीं हम इक्विटी को कैश में कितना देगा, तो that is why we cannot do this sum by net payment. That is why this sum will be done by which method? तो पीसी आ जाएगा. वो पीसी का पेमेंट हम लोग क्या क्या चीज से कर रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, कैश. पर कितना कैश दे रहा है ये हम लोग को पता, and that is the only reason that we cannot do this sum by net payment. आपको बेनिफिट समझ आना चाहिए क्यों पहले एक नेट पेमेंट का एग्जांपल करवा दिया गया था, ताकि जब मैं ये सम करवाऊं तो आपका दिमाग बहुत चले. अगर ये बैलेंस इन कैश नहीं बोलता 20,000 रुपया इन कैश दे रहा है, तब तो आंख बंद करके नेट पेमेंट होगा. इट विल नॉट बी डन बाय नेट एसेट मेथड, क्योंकि इन्होंने नीचे क्या कैलकुलेट करना है, क्या इन्होंने मेथड का नाम बोला है. तो पहला प्रायोरिटी किसको देना चाहिए, और मैं नेट पेमेंट को इसके लिए प्रायोरिटी दे रहा हूं बिकॉज आई डोंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ कैश दैट इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर. Whenever we will be doing the sum by net payment method, I will have to know the exact amount that is paid to equity shareholder and to the preference shareholder. I will have to know the exact amount of the exact amount that is paid to the equity shareholder and the preference shareholder whenever we are doing the sum by net payment method. पर पहले में हम लोग किसको पेमेंट कर रहे हैं? पॉइंट नंबर ए में लाइक क्यों बंद हो गया? पॉइंट ए में हम किसको पेमेंट कर रहे हैं? इट इज आउटसाइड लायबिलिटी, इसमें कोई दिक्कत का बात. पॉइंट नंबर बी में हम लोग पीपीई टेक ओवर कर रहे हैं, एसेट्स का बात हुआ है. नंबर सी में भी एसेट्स और लायबिलिटी का बात हुआ है. तो पॉइंट ए बी सी का पूरा ज्ञान इस फॉर नेट एसेट मेथड. पॉइंट डी और ई नेट पेमेंट के लिए था, पर हम नेट पेमेंट इसके लिए नहीं लगा सकता है क्योंकि इन लोग ने बोला है बैलेंस इन कैश. कितना कैश ये बताया नहीं है. दैट इज व्हाई वी विल बी डूइंग द सम बाय व्हिच मेथड? नेट एसेट. तो हम आपको बोलते हैं चैलेंज, शायद ये आप अभी सोचता भी नहीं, पर आज जब पूरा चैप्टर करता और अचानक से थोड़ा दिन बात करता ना, तो एक कंफ्यूजन अराइज होता कि यार यहाँ पे गौतम मैंने नेट पेमेंट क्यों लिखा है. इसका एक लौता रीजन खाली यही है गाइस, क्योंकि द पेमेंट दैट इज डन टू द इक्विटी शेयर होल्डर इन कैश इज नॉट गिवन. पता नहीं आप समझा है या नहीं? पक्का. तो अपने कॉपी में सबसे पहले एक तो बढ़िया कलर के पेन से, विच इज योर रेड कलर के पेन से, आपको एक सेल्फ नोट लिखना चाहिए. मैं क्वेश्चन हटा रहा हूं, आपके पास होगा पीडीएफ में. ये डिस्कशन हो गया हम लोग का. सेल्फ नोट दी, देखो हम बोल्ड में लिख रहे हैं भाई, दी एग्जैक्ट अमाउंट. ओके, the exact amount that is paid the exact amount that is paid to the equity shareholders is not known. The exact amount that is paid to the equity shareholders is not known. The exact amount that is paid to the equity shareholders is not known. Dash. It is a क्या amount
It is a balance amount. The exact amount that is paid to the equity shareholders not known. It is a balance amount in cash. Hence, we cannot use. कोई बोल सकता है? ठीक है। अब जब इतने बड़े चैप्टर्स कर रहे होते हैं ना, तो ना इट इज नॉट पॉसिबल कि आपके दिमाग में चलते फिरते चैप्टर्स याद होंगे। दैट इज इन द कॉपी वी मेक यू राइट एवरीथिंग। तो जब तक आप कॉपी खोल के रिवाइज नहीं करोगे, चैप्टर्स याद नहीं रहेगा। इतना बड़ा बड़ा चैप्टर, तो कॉपी तो खोलना ही पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। So the exact amount that is paid to the equity shareholders is not known. It is a balance amount in cash, and hence we cannot use which method, guys? तो हम लोग क्या मेथड यूज करेंगे? तो चलिए डालते हैं हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। ब्रैकेट में मैं लिख भी रहा हूं, अपन क्या मेथड यूज करें? आप लोगों को कोई डाउट है तो पूछो यार। अरे है या नहीं है? पर्टिकुलर रुपीस। तो सबसे पहले मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ। बोल दो फटाफट से। अब देखे क्वेश्चन एक बार, हम आप लोग वापस से क्वेश्चन खोल, ताकि आप हमको बोर्ड पे देख के रिप्लाई कर दो। बताओ, व्हाट इज द फर्स्ट सन्ड्री एसेट? क्या रिप्लाई क्यों बंद हो गया? व्हाट इज द फर्स्ट सन्ड्री एसेट? पीपी। पीपी कितना रुपया है? 32,50,000। आपको 3 जीरो पे सम करना है, 3 जीरो लिख के करना है, क्या प्रेफर्ड है? 3 जीरो जोड़ के करना है, आप ये बोल रहे हैं। तो सन पीपी एट कितना परसेंट? अबव द बुक वैल्यू। तो हर बार कैलकुलेट में 3 जीरो जोड़ के करिएगा जो भी कर रहे हैं। तो 3250 में 3 जीरो आगे पहले जोड़ लीजिए, प्लस कितना परसेंट करना है निकाल लीजिए। 35 लाख। चलिए लिख लीजिए। सॉरी, नेक्स्ट टाइम में जाके लिख रहा हूँ, रियली सॉरी। पीपीई इनर कॉलम 35 लाख चलेगा। पीपी का अगला आइटम क्या है? आपको बताओ, इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स क्या वैल्यू पे लिया है? पार पे लिया है। अब इन्वेस्टमेंट दिया हुआ कितना है? 600। तो 3 जीरो आपको जोड़ने बताया गया है, तो इन्वेस्टमेंट कितना हो गया है? 6 लाख। अब कौन सा एसेट्स? क्या इन्होंने इंडिविजुअली बताया है, एक बार में बोला है? तो बताओ, करंट एसेट का टोटल कितना था? करंट एसेट का टोटल नहीं, करंट एसेट का टोटल 5 लाख को क्या करना है? अगर कोई बोल सकता है तो ले लीजिए भाई, 5% 10% डिस्काउंट पे 4 लाख। करंट एसेट 5 लाख है, 2 2 1, तो 5 लाख को माइनस 10% कर दिया है मैंने। क्या और कोई एसेट है क्या? अनरिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड भी नहीं है, तो हम इसको आराम से जोड़ देगा, ताकि मेरा एसेट 46 लाख। क्या नहीं समझा गया आप लोग? अब बताओ, इसमें से हम लोग क्या लेस करता है? लेस सन्ड्री लाइबिलिटीज। अब सन्ड्री लाइबिलिटी में क्या क्या लेगा, ये तो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। अब अगर आप रिप्लाई करेगा तो बहुत बढ़िया। तो में 2 चीज तो एकदम घर से काट दो, ये दोनों काट दो, खाली इससे मतलब रखो आप। ये रहा, मतलब नॉन करेंट लाइबिलिटी एंड क्या है? पहला आइटम लॉन्ग टर्म बोरिंग। नोट नंबर 3 डिबेंचर्स है। कितना रुपए का डिबेंचर्स है? 7 लाख। कुछ बोला है क्या डिबेंचर के लिए? बोले डिबेंचर में डिस्चार्ज एट अ प्रीमियम ऑफ कितना परसेंट? तो आपने 7 लाख नहीं दिया, आपने क्या कितना जोड़ के दिया है? अब तो बोला था, विल हैव टू टेक इट एट व्हिच वैल्यू? एग्रीड वैल्यू। तो मैंने डिबेंचर को कितना रुपया पे किया है? 10% प्रीमियम। तो बोलिए कितना लेगा हम लोग? I thought you'll give me a reply, guys. तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे 15% डिबेंचर था क्या? 7 लाख।
ओके, फिर क्या अगर कोई बोल सकता, क्या हो गया गाइस? करंट लायबिलिटी तो क्या वैल्यू पे लिया है, तो कितना है करंट लायबिलिटी अगर कोई बता सकता है? बोलो बाहर कितना लिखिएगा। सन्ड्री एसेट्स लेस सन्ड्री लायबिलिटीज कर दिया मैंने। अरे यार, क्या मिल जाएगा हमको इससे? कितना? 33 लाख। अब हम आपसे कुछ पूछते हैं, दिस इज वेयर द रियल गेम इज। परचेज करने में कितना रुपया आया? आई थॉट यू विल 33 लाख 55 आ रहा है। सॉरी, अब आप बोलना प्लीज 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 प्लीज। दिस 33,55,000 विल बी डिस्चार्ज्ड। एक बार में रिप्लाई चाहिए। दिस 33,55,000 विल बी बाय बाय मेकिंग दिस पेमेंट टू किसको? कौन कौन? which can be paid either by shares, debenture, cash, assets. अब नहीं समझा अभी। तो ये 33,58,000 हम लोग पे किसको करें? The owners of the क्या क्या कंपनी नाम था? रामा, सॉरी इसमें क्या नाम था यार? क्या नाम कुछ बोला है क्या? ए लिमिटेड। ए लिमिटेड, ठीक है यहाँ तक। अब देखना, हम नीचे कुछ लिखने वाले। तो गौतम में हमको ये बात तो समझ आ गया that we need to pay 33,55,000 to the owners of the company. We need to pay 33,55,000 to the owners of the company. But the point is, हम लोग ये ओनर को पे कर कैसे रहा? थैंक्स टू दिस क्वेश्चन इन्होंने ये भी बताया है। देखते कितना लोग इस बार ये रिप्लाई कर सकते हैं। कोशिश करना, आप बोल दे हाँ। Can I get an answer, guys? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर डिस्चार्ज, क्योंकि पीसी का पेमेंट हम लोग किसको करते हैं? ओनर्स को। तो प्रेफरेंस होल्डर्स को हम लोग ने क्या पे किया था? आर डिस्चार्ज एट अ प्रीमियम ऑफ क्या परसेंट? बाय इशूइंग व्हाट? 15% प्रेफरेंस शेयर्स। तो आप बताओ मेरा प्रेफरेंस शेयर्स कितना रुपया का अगर कोई बोल सकता? 7 लाख। इसको मैंने डिस्चार्ज किया है एट अ प्रीमियम ऑफ कितना परसेंट? कितना परसेंट प्रीमियम? कितना परसेंट प्रीमियम? और इसके लिए मैंने इनको क्या दिया है? तो आइए हम लिख रहे हैं, मोड ऑफ पेमेंट। तो हमको टोटल पेमेंट करना कितना रुपया अगर कोई बोल सकता है? दिस आर मेड टू द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, कोई बता सकता है क्या दिया है? और ये जो दिया है, दिस इज डन एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो बताओ पहले कितना था? तो 7,50,000 में कितना प्लस हो जाएगा? कितना आएगा? नहीं समझा गया अभी भी? अब हम लोग किसको और पेमेंट करेंगे? और इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट हम लोग एक तरीके से कर रहे हैं, दो तरीके से। एक तो हम लोग उनको क्या दे रहा है? इक्विटी शेयर्स, एंड द बैलेंस अमाउंट इन व्हाट? कैश। तो पहले हम लोग इक्विटी शेयर निकाल लेते हैं। आइए देखते हैं कितना लोग लास्ट क्लास का चीज याद रख रहा है। देखते हैं हम लोग यहाँ पे आपसे, इशूड कितना इक्विटी शेयर्स? कौन इशू कर रहा है? तो हमने 3 शेयर दिया है फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर्स। बताइए कितने के बदले कितना?
रिप्लाई नहीं आया। 2 के बदले 3, 2 के बदले 3 शेयर दिया। तो ए लिमिटेड का 2 शेयर के बदले बी लिमिटेड का 3 शेयर दिया है। तो अब ए लिमिटेड को बी लिमिटेड में 3 शेयर मिल रहा है हर 2 शेयर के बदले। तो बता सकते हैं कितना शेयर था इसके पास? नहीं आया रिप्लाई। तो 1,50,000 will be divided by 2 into 3 into 10। कुछ नहीं बोला तो फेस वैल्यू कितना आएगा? यू वांट टू शो द मैथ? या चलेगा, कर देंगे? नहीं नहीं, हम कर देते। 1 लाख कितना शेयर था? बोलो बोलो। दिस विल बी डिवाइडेड बाय 2 और इनटू क्या 10। 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया? पर अगर मार्केट वैल्यू देगा जैसे कल दिया था हम, तो इनटू मार्केट वैल्यू। बताओ कितना आ रहा है? 22 लाख। अब यही तो गेम था। द बैलेंस वॉज इन कैश। अगर ये कैश पता होता तब तो हम ये नीचे वाला तरीका यूज करता, और इसी को क्या नाम देता? नेट पेमेंट मेथड। तब ऊपर यूज नहीं होता। पर क्या ये कैश पता है क्या? तभी तो हमको पहले पीसी निकालना पड़ा। बाय विच मेथड? नेट एसेट मेथड। निकालिए व्हाट इज द बैलेंस अमाउंट। क्या लगता है, समझ में आया है? कोई डाउट? ऑल गुड? आई थिंक थोड़ा सा और दिमाग आज खुला होगा कि परचेस कंसीडरेशन का मतलब होता है द पेमेंट विच इज मेड टू द पेमेंट विच इज मेड टू द शेयर होल्डर्स, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड इक्विटी शेयर, either by way of preference shares, equity shares, cash, asset, debenture। पहला प्रायोरिटी कौन सा मेथड? और नेट पेमेंट के लिए we need to know the exact amount that is paid to the preference shareholder and to the equity share। पर यहाँ पे the cash was a which figure? Missing figure। So we cannot do net payment method and hence we had to use the net assets। नेट एसेट का 2 एग्जांपल हो चुका है जो बहुत इजी है। जो क्वेश्चन बोलेगा बस वो करना है। अब जैसे आगे और सम करेगा दिमाग खोलेगा। तो 2 ही 3 ही सम्स हुआ है। क्या लगता है, समझ में आया या नहीं? पूरा बैच? कोई डाउट, कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पे रुक रहे हैं, ठीक है। कल के लिए एक कॉपी तो आपका अमालगमेशन का जो है वो तो रहेगा ही रहेगा, और ऑल्सो कैरी अनदर कॉपी, नया कॉपी जो भी लोग यहाँ पे नवंबर अटेम्प्ट वाले हैं फॉर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, फॉर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करूंगा। थैंक यू।